प्रधानमंत्री ने मन की बात में साझा किए विचार, कहा आतंकवादियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई, देश के समग्र विकास और समाज सेवा से जुड़े कार्यों से लोगों को कराया अवगत। मुख्यमंत्री ने स्वीडन के निवेशकों को झारखंड में पूंजी निवेश के लिए दिया न्योता, पीपीटी से राज्य में असीम संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण, कल स्वदेश के लिए होंगे रवाना। सरायकेला खरसावां के झमरे गांव में कल के उपद्रव के बाद हालात नियंत्रण में, असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती। और राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के असर से बदला मौसम का मिजाज, बादल छाए रहने से चढ़ते पारे पर लगा ब्रेक, 30 अप्रैल तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में 121वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश के समग्र विकास और समाज सेवा के कार्यों से लोगों को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पौधारोपण के अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य प्रेरक बातों की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ा देश में सभी महसूस कर रहे हैं और समूचा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। डॉक्टर कस्तूरीरंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विचार लेकर आए थे। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने अप्रैल में आर्यभट्ट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 50 वर्षों की इस यात्रा को याद करते हैं, तो लगता है हमने कितनी लंबी दूरी तय की है। अंतरिक्ष में भारत के सपनों की ये उड़ान एक समय केवल हौसलों से शुरू हुई थी। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले कुछ युवा वैज्ञानिक, उनके पास न तो आज जैसे आधुनिक संसाधन थे, न ही दुनिया की टेक्नोलॉजी तक वैसी पहुंच थी। अगर कुछ था तो वो था प्रतिभा, लगन, मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। बैलगाड़ियों और साइकिलों पर क्रिटिकल इक्विपमेंट को खुद लेकर जाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। उसी लगन और राष्ट्र सेवा की भावना का नतीजा है कि आज इतना कुछ बदल गया है। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। राज्य में भी आज मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया। जमशेदपुर में पूर्व सैनिकों ने भी इस मासिक कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना और पहलगाम में आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि आतंक परस्त पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग मौजूद थे।
पहलगांव के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये मन की बात का कार्यक्रम था और उस दौरान यहाँ पर जो हम कह सकते हैं पूर्व सैनिक हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूर्व सैनिक आए थे वो खास तौर पर यहाँ पर मन की बात सुनने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर तमाम पूर्व सैनिक जो आसपास के इलाके हैं, कि हम कह सकते हैं कि कोल्हान क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं वो पहुंचे थे और उनके मन में लगातार एक पहलगांव में जो ये घटना हुई है उसके बाद से सारे लोग आक्रोशित हैं और मन की बात जब आज ये सुन रहे थे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उनके मन को छुआ है। हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। काले जी, कैसा लगा मन की बात? मन की बात में प्रधानमंत्री जी की पीड़ा को पूरे देश ने देखा है। जो देश का गार्जियन होते हैं उनकी पीड़ा को पूरा 140 करोड़ जनता देख रही है, समझ रही है और हम सब की ये मांग भी है कि जिस प्रकार से ये पीड़ादायक घटना घटी है, जो कत्लेआम हुआ है, उसका जल्द से जल्द ऐसे दोषी लोगों को जमींदोज किया जाए और दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, ये पूरा देश चाहता है। ये बड़ी कार्रवाई चाहता है। क्या सोचते हैं आप लोग को, क्या लगता है? ये 99 में जो कारगिल वार हुआ था, हम लोग उस इलाका में थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने जैसे सुना कि घुसपैठ या पैठ किया है, तुरंत बोले थे एयर अटैक करो। वही अभी होना चाहिए, तुरंत अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पर। कोई इतना सोचने विचारने के काम नहीं है, अटैक होना चाहिए दोनों तरफ से बस। कितने लोग आंदोलित हैं उनके मन में और लगातार प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बात इस मुद्दे पर कर रहे हैं, कैसा आप लोग को क्या लगता है? होना तो ये चाहिए कि इतना इंतजार तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़ी जीत ही प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कि हम जीत प्राप्त नहीं करते, हम आज भी जीत प्राप्त करेंगे और करना हमारा संकल्प है। हम किसी भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार हैं। तो आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है जी। जैसे एक बार अभी तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उसी किस्म को एकदम सजा के लिए किया तो एयर स्ट्राइक होना चाहिए, तभी जीतेगा पाकिस्तान, ऐसे तो नहीं जीतेगा। तो देख सकते हैं कि देश के लोगों में कैसा गुस्सा है। पूर्व सैनिक जो हमारे हैं उनके मन में भी लगातार गुस्सा है और ये लोग सोचते हैं कि जो एक न्याय होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, बहुत सारी वैसे परिवार की महिलाएं हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री जी के इससे मिला? प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को एक ही संदेश दे दिया है, अगर कोई भारत को चुनौती देगा तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारा भी आग्रह है, हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति का भी आग्रह है कि शिव के साथ शक्ति भी इसमें शामिल होगी और शक्ति भी अपना आह्वान करेगी। और इस चुनौती में मोदी जी को जो सपोर्ट चाहिएगा, जो मदद चाहिएगा, हम समस्त नारी शक्ति, हमारे देशवासी समस्त मोदी जी के साथ खड़े हैं। उन आतंकियों को, उन देश को छली करने वाले जो शत्रु हैं, जो बिल्कुल दिवाकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति है। बिल्कुल दिवाकर, प्रधानमंत्री ने इसी बात का पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस के मंत्र पर एक्शन मोड में है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर वे राष्ट्र विरोधी तत्वों को कड़ा संदेश दे रहे हैं। आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घरों को गिरा दिया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने जानापोरा शोपियां के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार का एक और घर ध्वस्त कर दिया है। वो 1 साल पहले आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा के कलारोस में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक तिदुआ का घर ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सेना घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने अब तक आतंकियों के 8 मकानों को तबाह कर दिया है। वहीं टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादी अदनान शफी डार पुत्र मोहम्मद शफी डार निवासी वंजुना मेलहुर्रा जैनापोरा का 2 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 5 और आतंकियों के घर ध्वस्त किए थे। इस बीच पुलिस ने 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये लोग पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, ताकि पहलगाम हमले के पीछे का पूरा सच बाहर आ सके।
पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार और तत्पर है। इस घटना की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। सूत्रों ने कहा है कि अब एजेंसी आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले एनआईए की टीम ने आतंकी हमले वाली जगह का दौरा किया था। यह हमला इसी महीने की 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसुरन वन क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। आतंकियों के सफाये को लेकर भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। इस सिलसिले में हिट लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पहलगाम हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के 14 स्थानीय आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है, जो पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में शामिल हैं। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ के आतंकी शामिल हैं। इस सूची में आदिल रहमान डेंटो और आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे और साथ में नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, ज़ुबैर अहमद वानी, हारून राशिद गनी और जाकिर अहमद गनी नामक आतंकियों के नाम इसमें शामिल बताए गए हैं। इसमें से कुछ आतंकियों के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। ये 20 से 40 वर्ष की आयु के स्थानीय आतंकी विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर रहे थे। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही हैं। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर ए तैयबा और 3 जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। तो 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है और इसमें से लश्कर ए तैयबा के भी कुछ आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। लश्कर ए तैयबा के साथ ज़िला शोपिया के आमिर अहमद डार को की भी इस लिस्ट में नाम बताया जा रहा है और इसमें से पाकिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचाने में ये सभी शामिल थे। इधर झारखंड में भी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के संदेह के आरोप में राज्य एटीएस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने कल धनबाद और कोडरमा में दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। 3 लोग धनबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक कोडरमा से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग एक प्रतिबंधित संगठन के लिए काम कर रहे थे। युवाओं को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गुमराह कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने में संलिप्त थे। एटीएस ने जानकारी के बाद विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस और मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तथा अन्य चीजें बरामद की हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एटीएस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राजधानी रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद जैसे शहरों में आतंकियों की बढ़ती सक्रियता ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर इन आतंकियों को कौन पनाह दे रहा है और इन्हें संसाधन कौन उपलब्ध करा रहा है। श्री मरांडी ने जोर देकर कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी से आतंकवाद की समस्या जड़ से खत्म नहीं की जा सकती। जब तक इनका पूरा नेटवर्क पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक राज्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसके विपरीत मंत्री और झामुमो के प्रवक्ता गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन के उद्यमियों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने गोथेनबर्ग में निवेशक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्वीडिश कंपनियों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों को झारखंड में निवेश की असीम संभावनाओं की जानकारी दी गई। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए न्योता दिया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर भी जोर दिया। 2 देशों की विदेश यात्रा के बाद मुख्यमंत्री के कल स्वदेश रवाना होने की उम्मीद है।
रांची में 3 मई को कांग्रेस के प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने रैली के सफल आयोजन के मद्देनजर सदस्यों को विभिन्न कामों की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस की इस रैली में कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग के लिए 29 अप्रैल को सभी पंचायतों में कैंप लगेगा। इस दौरान लाभार्थी अपने आधार की सीडिंग करा सकेंगे। बताया जा रहा है कि आधार सीडिंग कराने के बाद ही मई में मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी। विधानसभा की क्रियान्वयन समिति ने खूंटी का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। परिसदन में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कोलिबेरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और खूंटी विधायक रामसुरय मुंडा ने विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब के आलोक में जमीनी स्तर पर जिले में काम काज की प्रगति की जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने जिले में विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। जितने भी माननीय विधायकों के द्वारा जो इस क्षेत्र के लिए जो सवाल लाया गया था विधानसभा में, जिसकी चर्चा विधानसभा में नहीं हो पाई थी, वैसे सवालों का समीक्षा के लिए समिति आई थी और सभी विभागों से संबंधित जो अनागत पर्सन थे उनका समीक्षा किया गया और कई सवालों का तो समाधान भी हल हो पाया। राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई में जुटे हैं। इस क्रम में पुलिस ने चतरा जिले के टंडवा में एक ठेकेदार से लेवी लेने पहुंचे 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ थाने में कई मामले दर्ज थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भी पुलिस सक्रिय है। जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नजदीक के जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन, ATM कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। अंसारी, मोहम्मद रियाजुल अंसारी और मुकद्दर मंडल, ये सभी 2 इसमें करमाटांड़ जामताड़ा के रहने वाले, एक देवघर का, वहाँ पे बैठ के साइबर क्राइम कर रहा था। इनके पास से 20 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड, ATM कार्ड 2, एक पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 2 वोटर ID भी मिले। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में एक स्वास्थ्य कर्मी की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि शक इस हत्या का आधार बना और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति ने स्वास्थ्य कर्मी की हत्या की थी। जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों को शक था वो उनके ही कंपाउंड में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिनका कि नाम विजय मोहन सिंह है, जो कि इनके साथ काफ़ी समय से साथ में रह रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया है हम लोगों को कि लगभग पिछले 10-15 सालों से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ ही काम भी करते थे और क्योंकि दोनों ही मेडिकल लाइन से संबंधित थे, इसीलिए इन लोग की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। परंतु इनको उस पर शक था। उसके अलावा ज्योति के द्वारा इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स भी डाली जाती थी, जिसके चलते इनको थोड़ा सा नाराज़गी रहती थी, ऐसा इन्होंने बताया है। और उसी के चलते इनके बीच में 2-3 बार कहासुनी भी हुई और उस दिन जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन गुस्से में आकर के इन्होंने एक जैसे घर में जिसको गैता जिसको हम लोग बोलते हैं, हथौड़ी से थोड़े बड़े साइज़ का, जिसमें एक साइड काफ़ी पॉइंटेड है और एक साइड नुकीली है पर वो थोड़ी चपटी हुई है, उस हथियार से इन्होंने उसके सर पे 3-4 बार प्रहार किया और उसकी वजह से उनकी बहुत स्थिति क्रिटिकल हुई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इधर लाहौर नगरी के सीताराम ढेरा में फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि एक विवाह समारोह के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग की गई थी। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद कर लिया है। पिंटू साहब, जो कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं,
इनसे हमने पूछताछ किया और फिर हमें पता चला कि इनको एक हथियार था जो गैर लाइसेंसी हथियार था, इसको इनको विपुल सिंह द्वारा दिया गया था। अब इसमें मामला ये था कि एक शादी का बारात जा रहा था जो कि पिंटू साव के दोस्त की शादी का बारात था, उसमें ये लोग सब जा रहे थे। विपुल सिंह ने इन्हें पहले ही हथियार दिया था और उसी हथियार को लेके विपुल सिंह द्वारा एक हवाई में हर्ष फायरिंग की गई और उस बाद वापस वो हथियार को पिंटू साव ने अपने पास लिया और ओम प्रकाश गुप्ता जो कि शराब के काम में लिप्त थे उसके दुकान पर रखा गया। तो हमने उनको पिंटू साव को डिटेन किया, उनसे क्वेश्चनिंग की, उनके क्वेश्चनिंग के बेसिस पे हमने हथियार रिकवर किया और जो ओम प्रकाश गुप्ता हैं उन्हीं के दुकान से हथियार रिकवर हुआ है, तो उनको भी हम लोग इसमें अरेस्ट कर रहे हैं इस मामले में। जमशेदपुर एनटीटीएफ के छात्रों ने पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तैयार किया है। संस्थान की प्रधानाचार्य प्रीता जॉन ने बताया कि यह हरित टीका परिवहन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। आने के बाद यहाँ पे हम लोग सब कुछ पढ़े, मैकेनिकल क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, वो सब के बारे पढ़ के हम लोग सारा कंपोनेंट्स सब एक साथ करके हम लोग अपना दिमाग लगा के डिज़ाइन बना के फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया। और 3 साल के जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकला है वो एक एविडेंस है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है जो उन्होंने जो 3 साल में जो गेन किया है उसका एक एविडेंस है, उसका एक मॉडल आपको दिख रहा है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। वेब शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल हुई है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 42 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। इनमें छात्र, कलाकार और फ्रीलांसर शामिल हैं। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज देश के एनिमेटरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही। बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है, तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। वेब्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं। शंघाई में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन में क्रिएटिव मैनेजमेंट की प्रमुख और रिदम एंड ह्यूज एशिया की कार्यकारी निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली सरस्वती ने लाइफ ऑफ पाई और द गोल्डन कंपास जैसी फिल्मों में योगदान दिया है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में शौकिया फिल्म निर्माताओं के रूप में कुछ अद्भुत
टैलेंट देखने को मिले हैं। बहुत साल पहले मैंने एक कंपनी चलाया था भारत में जिसका नाम था रिदम एंड ह्यूज, जिसके वजह से हमने 3 ऑस्कर अवार्ड्स जीते विजुअल इफेक्ट्स के लिए। तो तब मैं बहुत ही छोटी थी और तब जो बच्चे आ रहे थे, तब जो एप्लीकेशंस के लिए जो आ रहे थे, तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि टैलेंट जो है वो यूनिवर्सल है, हर जगह है। यह प्रतियोगिता मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज उभरते भारतीय एनिमेटरों को अपना काम दिखाने, एनिमेशन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत झिमड़ी में कल रात हुए उपद्रव के बाद हालात नियंत्रण में हैं। एक लड़की का अपहरण के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। घर पे जो आग लगी थी वो लगभग बुझाई जा चुकी है और जो दुकान में आग लगी थी वो भी नियंत्रण में है। थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां आई और इस पर नियंत्रण पाया। साथ ही साथ पुलिस के पदाधिकारियों की उपस्थिति में और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में फ्लैग मार्च किया गया और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे। इसमें जो भी लोग शामिल हैं आग लगने के काम में, उसको चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला के परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में ओरमांझी और मिस्रा क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान तकरीबन 113 वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और इंश्योरेंस जैसे दस्तावेजों की जांच की गई। कागजात पूरा नहीं होने पर 12 वाहनों पर लगभग 1,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के कारण मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज धूप नदारद है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। राज्य में जहां 2 मई तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, वहीं तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 अप्रैल तक राज्य में आंधी, वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्व और उससे सटे मध्य भागों में आज ओलावृष्टि की भी आशंका है। 29 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जो मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, जिसके कारण से जो मौसम में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यतः 27 तारीख से पूरे झारखंड में बदलाव देखने को मिलेगा और 26 तारीख में उत्तर पूर्वी दक्षिण भागों में भी थोड़ा सा जो बादल की आवाजाही होगी, कुछ गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब कुछ दिन शेष बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर कई लोगों ने दैनिक जीवन में योग को शामिल किया और निरोग हुए हैं। रांची के अंजन कुमार भी उनमें से एक हैं। लेकिन कलर विजन की समस्या होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने योगाभ्यास शुरू किया। करीब 1.5 वर्षों तक योग करने के बाद उनके कलर विजन की समस्या दूर हो गई और अब उन्होंने योग को करियर बना लिया है। हम योगा को फुल टाइम करियर के ही रूप में अपनाना चाहते हैं, क्योंकि योग हमें वो दिया जिससे हम पूरी तरह से, मेरा पूरा एक समझिए कि टेक्निकल पढ़ाई 4, 2, 6 साल 7 साल की पढ़ाई मेरी एक तरीके से रह गया था जब हम उसमें मेडिकल टेस्ट में छट गए। तो हमें लगता है योगा बाकी सब पढ़ाइयों से भी, बाकी सब जितने भी एजुकेशन है उनसे बहुत ऊपर है और ये सब चीज़ को फुलफिल कर सकता है, हर एक चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। अंजन ने बीआईटी सिंदरी से बीटेक और फिर एमटेक की शिक्षा प्राप्त की है। योग के चमत्कार। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में साझा किए विचार, कहा आतंकवादियों के खिलाफ होगी कठोरतम कार्रवाई। देश के समग्र विकास और समाज सेवा से जुड़े कार्यों से लोगों को कराया अवगत। मुख्यमंत्री ने स्वीडन के निवेशकों को झारखंड में पूंजी निवेश के लिए दिया न्योता। पीपीटी से राज्य में असीम संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण, कल स्वदेश के लिए होंगे रवाना।
सरायकेला खरसावां के झंबे गांव में कल के उपद्रव के बाद हालात नियंत्रण में। असामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती। और राज्य में चक्रवातीय प्रवाह के असर से बदला मौसम का मिजाज, बादल छाए रहने से चढ़ते पारे पर लगा ब्रेक। 30 अप्रैल तक आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी।